नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से बता दीजिए कौन कौन छात्र क्लास में हैं। अभिषेक, आर डी रमन, पुष्पेंद्र कुमार, अमन गुजर, भावेश, रवि, पवन कुमार, अनिकेत तिवारी, रवि, अक्षित, आकांक्ष, प्रखर श्रीवास्तव, महेंद्र प्रताप राजपूत, महेंद्र प्रताप सिंह, प्रखर श्रीवास्तव। तो और भी बहुत सारे बच्चे ताबड़तोड़ तरीके से क्लास में हैं। कैसे हैं आप लोग, फटाफट बता दीजिए। शिवम, तेजम भी क्लास में आ चुके हैं। अरे बहुत सारे बच्चे आए हैं भाई ऐसे तो। ठीक है। अभिषेक का कहना है कि सर हमें इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाएगा। अभिषेक, क्या चाहते हो तुम, कौन पढ़ाए आपको। जो आप चाहेंगे उनसे पढ़वा देंगे। और बताओ, आगे बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है इसमें हम लास्ट क्लास में जो चर्चा कर रहे थे वो दरअसल ही हम 1813 के चार्टर को पूर्ण कर चुके थे। आज की क्लास में हम 1833 के चार्टर की बात करने वाले थे। तो हेडिंग डाल लीजिए 1833 चार्टर। प्रियांशु, हरियाणा पे 1833 का चार्टर। तो हेडिंग डाल लीजिए 1833 के चार्टर पर। अब भाई 1833 के चार्टर को हम पढ़ते हैं। ठीक है जी हाँ। गुड इवनिंग भाई। 1833 चार्टर। 1833 चार्टर। तो 1833 चार्टर के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है। चलो भाई। सर, आई एम नितिन फ्रॉम पंजाब, गुरदासपुर। आहो, फिर किदा नितिन भाई। चलो, बात करते हैं 1833 के चार्टर में होने वाली प्रमुख परिवर्तन या प्रमुख बदलाव। इसके माध्यम से जो जो प्रमुख परिवर्तन या प्रमुख बदलाव हुए हैं, चलिए उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलिए उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी चर्चा के बारे में हम देखते हैं कि क्या कुछ बातें हो सकती हैं। क्या कुछ बातें हो सकती हैं। ठीक है सर, स्टार्ट करिए। देखो, अगर हम बात करें जो 1833 का चार्टर होता है, इसमें सबसे पहला चेंज होता है कि शासन को केंद्रीकृत किया गया। शासन केंद्रीयकृत किया गया। केंद्रीकृत किया गया, शासन केंद्रीकृत किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम सेंट्रलाइज्ड। एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम सेंट्रलाइज्ड। एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड। एडमिनिस्ट्रेशन बिकम सेंट्रलाइज्ड, इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया। राइट। जी हाँ। इसका मतलब क्या होता है कि जो शासन अभी इतर तितर हुआ पड़ा था, उसको एक जगह सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई। ठीक है जी हाँ। तो वो किस तरीके से की जाती है। अरे भाई, मूल विधि मैं ही कराऊंगा, पहले डट तो जाओ बाबू। मूल विधि को अभी मैं कराऊंगा। ठीक है, मूल विधि को तो टेंशन मत लो। ठीक है। तो स्टार्ट होगी वो बहुत जल्दी। राइट। हर एक चीज का एक समय होता है ना। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, पर होगा अवश्य। ये वत्स, इस बारे में याद रखना हमेशा। अब जैसा मैंने बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सेंट्रलाइज किया गया है। इसका मतलब क्या है, देखो अभी तक क्या था। अभी तक अगर मैं बात करूं, आपको एक पद देखने को मिल रहा था, जिस पद को क्या कह रहे थे हम। अभी तक हमें एक बहुत बेहतरीन और बहुत महत्वपूर्ण पद हमें देखने को मिल रहा था। जिस बहुत महत्वपूर्ण पद को क्या कहा जाता था सर जी, बंगाल का गवर्नर जनरल देखने को मिलता था। क्या देखने को मिलता था, बंगाल का गवर्नर जनरल देखने को मिलता था। अब बंगाल के गवर्नर जनरल का कब्जा कितना था, बंगाल का गवर्नर जनरल हमें देखने को मिलता था। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका कब्जा पूरे भारत पर था। बट उसके साथ एक टर्म जो होता है ना, उसके साथ जो एक टर्म होता है वो बंगाल का जुड़ा हुआ था। तो लोगों को क्या लग रहा था कि ये बंगाल के ऊपर शासन करता है खाली। राइट। तो ये ऐसी बात इसमें कही गई। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात जब यहां ऐसी कही गई कि बंगाल का गवर्नर जनरल है, तो लोग इसको कभी भी फेमस ही नहीं मान पा रहे। प्लस ये नहीं देख पा रहे क्षमता इसके हाथ में है। राइट। तो अब होता यह है कि लोगों के इसी नरेशन को दूर करने के लिए और सेशन को बहुत बहुत अधिक सेंट्रलाइज करने के लिए एक व्यक्ति को घोषित किया जाएगा। अब यहां पे समझना कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया।
समाप्त किया। तो जो गवर्नर जनरल का पद था ना बंगाल का, वो भाई कथित तरीके से खत्म कर दिया गया। तो पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अबॉलिश्ड, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल was abolished। तो बंगाल के गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है वो अबॉलिश कर दी गई, राइट। तो बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी उसको कर दिया जाता अबॉलिश, यानी खत्म कर दिया जाता है। ठीक है सर जी, हम इस बात को समझ गए। ठीक है, हम इस बात को समझ गए। ओके सर। तो जब बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट को अबॉलिश किया गया तो नया पद क्या बनाया गया? न्यू पोस्ट वॉज क्रिएटेड, न्यू पोस्ट वॉज क्रिएटेड, एक नए पद की गणना की जाती है। ठीक है, नया पद बनाया गया, नया पद बनाया गया। और जो नया पद यहां पर बनाया गया है उस नए पद का नाम क्या है? देखो, जो नया पद यहां पर बनाया गया उस पद के अंदर समझिएगा वो क्या बनाया गया है। सर जी, जो नया पद यहां पर क्रिएट होता है, द न्यू पोस्ट दैट वाज क्रिएटेड हियर, वो क्या है वो समझिए। सर, नया पद यहां पर क्रिएटेड होता है किस नाम से? सर जी, नया पद यहां पर क्रिएटेड होता है भारत के गवर्नर जनरल के नाम से। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहां पर क्रिएट होता है नया पोस्ट। ठीक है सर, तो ये चीज तो बहुत जरूरी थी जैसा कि मैंने बताया, तो उसी हिसाब से इसका क्रिएट अप भी किया गया है। अच्छा, बात यहीं नहीं रुकी, बात यहीं नहीं रुकी। ठीक है, इस पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन बन जाता है? देखो, इस पद पर बैठने वाला जो पहला व्यक्ति बनता, दैट इज विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट पर्सन हु सैट ऑन दिस पोस्ट। तो प्रथम व्यक्ति इस पे कौन बैठा बाबूजी? प्रथम व्यक्ति जिसने इस पोस्ट को होल्ड किया दैट वाज विलियम बेंटिक। नाम था विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक था, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। तो वो विलियम बेंटिक आपको यहां देखने को मिल जाएगा। ठीक बात है, बहुत बेहतरीन। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखना, बिना परेशानी के याद रखना। तो यहाँ दो पॉइंटर्स आपको यहाँ देखने को मिल जा रहे हैं, जो मेरे ख्याल से कोई समस्या आपको यहाँ तक 1833 चार्टर में नहीं होगी। ठीक है, चलो 1833 चार्टर में फिर दो पॉइंट और क्रिएट किए गए। ठीक है, शुभम, कौन सा है वो? अच्छा, शुभम, शुभम भाई यहां लिखो। अभी दो पॉइंटर्स इसमें और क्रिएट होते हैं। पहला कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लाया गया। ठीक है, चलिए भारत में क्या लाया गया बाबू? अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लाया गया 1834 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लेकर आया गया 1834 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लेकर आया गया, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लाया गया, अधिनियम लाया गया, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लाया गया। ठीक है, तो ऐसा भी हुआ है। तो इन 1834 इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज, इन 1834 इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट केम टू इंडिया, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट केम टू इंडिया, एक्ट केम टू इंडिया, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट केम टू इंडिया, राइट। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भैया, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भारत में आता है। ठीक है सर जी, ओके। अब ये इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कब आया था? 1834 में। बहुत ही सरल बात है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था ताकि इंग्लिश के अंदर जो भारत के लोग हैं वो इंग्लिश को ज्यादा सीख पाए, प्लस इंग्लिश को वो अधिक सांस्कृतिक तौर पर समझे। देखो हमारे यहाँ ना एक बड़े प्यार से बात बताता हूँ, एक हमारे यहाँ एक बात चलती है कि जो बालक अंग्रेजी में बात करे ना, हमारे यहाँ हमारा जो कोई है अंग्रेजी में बात कर दे तो लोगों के दिमाग में ये लगता है भाई कितना पढ़ा लिखा है वो। मैं बहुत एक कॉमन एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी बात बताता हूं।
कि मैं ना आपको कुछ समझा रहा हूं। लेट आई टेल यू एक्सप्लेन समथिंग। कि अगर मैं आपको बताऊं कि हमें अगर ये समझना है कि हमारी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो हमारी उत्पत्ति के लिए हम यदि उपनिषद तथा पुराणों का अध्ययन करते हैं तो हम वो सभी बातें जान पाएंगे जिस वजह से हमारे उत्पत्ति प्लस हमारे जीवन का ध्येय प्लस हमारे जीवन का अंतिम सार और जो भी हमारा अंत होना है उसके बारे में बातें लिखी हुई हैं। ये मैंने हिंदी में बोला, ठीक है। बहुत कॉमन सी बात है, आपको हो सकता है कि हाँ ठीक है ओके। अब अगर मैं इसी चीज को इंग्लिश में बोलूं, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द लाइफ and you want to understand why we are living and the evolution how a human being will when developed, the reason behind this is hidden on our books, which are basically our cultural books, Upanishads and Purans, that tell us about the human evolution, human development, and the future of the human and the life belonging to what. These all answers are given in Upanishads. So you must have to learn before you die. You have to learn all these things to understand the meaning of this. तो अब यहां पे क्या हुआ कि जो मेरी दूसरी वाणी थी जिसमें मैंने आपको संबोधित अभी किया, तो आपको ये लग रहा होगा कि हाँ अरे ये तो कुछ चीता ही बोल रहा है, कुछ बात ही है जी। तो इसके पीछे का नरेशन क्या, अंग्रेजी बोलने को किसने बहुत ज्यादा प्रचलित कर दिया? दिस वॉज द एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भारत में आता है और इसने क्या काम करा कि जितनी भी बड़ी अच्छी नौकरियां हैं उसमें अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। और मैकॉले ने कहा कि इंग्लिश में जितना सार है उतना भारत की सभी भाषाओं को मिलाकर भी नहीं है, राइट। तो यहां पर जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट है इसको जब भारत में लाया गया तो भारत की जो संस्कृति है उसके ऊपर यह कड़ा प्रभाव था। तो भैया जी इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को जो भारत में लाया जाता है तो वो कौन सा अधिकारी था जिसने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बनाया? दैट वॉज मैकॉले। मैकॉले भारत में इसको लेकर आया था। इस समय इसमें अधिकारी कौन था? तो इसको मैकॉले लेकर आया था भारत में। कौन लाया था भाई? मैकॉले। मैकॉले के द्वारा ही भारत में लाया गया। मैकॉले मैकॉले एक व्यक्ति है जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बनाने वाला था, ठीक है। चलिए मैकॉले मैकॉले राइट। तो दिस वाज द पर्सन जिसने ये एक्ट बनाया। क्या आप इस बात को समझ पाए? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ इस प्रकार से बातें चलती हैं और मेरे ख्याल से आपको कोई समझ में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में, ठीक है। चलिए राइट हाँ, बट डोरीमोन मांझा, ठीक है। तो आप ये बात को समझ पाई जो मैंने आपको बताई? हैव यू अंडरस्टैंड द थिंग दैट यू हैड गॉट इट हियर? ठीक है, चलिए। तो जो मैकॉले का विवरण पत्र है वो आज भी हमारी संसद के म्यूजियम में रखा हुआ है और जो कि जिस पे डेट लिखी हुई है 2 फरवरी 1834 जब ये भारत के अंदर लाया जाता है अधिनियम। तो ये हमारे ऊपर एक बड़ी दिक्कत की भांति पेश हुआ। अच्छा, इसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि भारत का पहला विधि आयोग भी यानी पहला लॉ कमीशन यानी फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया भी तभी क्रिएट किया गया था। तो भारत का पहला विधि आयोग भी अभी बना। भारत का पहले विधि आयोग ये भी अभी बना था। विधि आयोग, भारत का पहला विधि आयोग, भारत का पहला विधि आयोग यानी कि द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया भी भाई तभी बना था। और भारत का जो पहला विधि आयोग यानी लॉ कमीशन आपको देखने को मिलता है, तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है कि पहले विधि आयोग को बनाने वाले जो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का पहला विधि आयोग बनाया, उनका नाम क्या था? ठीक है, चलिए। तो भारत का जो पहला विधि आयोग आपको देखने को मिलता है, इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो भी मैकॉले था। इसका जो प्रथम अध्यक्ष है वो भी मैकॉले ही था। ये लड़का कहां गया? कमेंट नीचे चली गई। कोई शैली के बारे में कुछ बात कर रहा था। कोई तो था। मैकॉले कहां का था? दैट वाज ब्रिटिश। मैकॉले की स्पेलिंग आप गलत लिख रहे हैं, ओमकार।
थैंक यू बहादुर। सौम्या, मेरी क्लास को जो नोट्स हैं वो आपको अलग से बनाने पड़ेंगे। जिस टीचर का नाम आप ले रही हैं, इनके द्वारा जो बने हुए नोट्स होंगे वो अगर आप 2-3 बार भी कवर करोगी तो भी मेरे नोट्स कवर नहीं हो पाएंगे उनसे। ठीक है। संदीप, मुझे पढ़ाना था भाई, इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूं। राइट। सर, 1833 के चार्टर से दास प्रथा का उन्मूलन भी किया गया था। ऐसा कोई भी प्रत्यक्ष प्रावधान इसमें नहीं दिया गया था एस के सम्राट। दास प्रथा का उन्मूलन एलन बॉर्न ने किया था और वो 1833 में किया था, बट इस एक्ट में उसका कोई भी विचार व्यक्ति नहीं की गई है। चलिए, मैं आपकी बात से ताल्लुकात रखता हूं, उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पाए होंगे। भैया, जो भारत का पहला विधि आयोग है ये 1833 में बना और ये संचालित होता है 1834 में, जैसा मैंने बताया। इट वॉज क्रिएटेड इन 1833। ठीक है, क्रिएटेड इन 1833। 1833 में क्रिएट हुआ था और 1834 में इट स्टार्टेड वर्किंग। ये वर्किंग में आता है, 1834 में वर्किंग में आ जाता है। ठीक है, चलो। राइट। नोट्स, हाँ, टेलीग्राम पे अवेलेबल है नोट्स। और 1833 चार्टर अगर आप समझ गए हैं तो फटाफट बताओ। प्रखू, अब बताएं, क्या आप इस बात को समझ पाए हैं? ओके, नाउ वी आर मूविंग फर्दर। अब हम अगले अधिनियम की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट 1833 के अधिनियम के हैं और अगला जो पॉइंटर हमारा बढ़ेगा वो 1853 के चार्टर की ओर बढ़ेगा। हेडिंग डाल लीजिए 1853 का चार्टर अधिनियम। ओके, सो प्रैक्टिस के लिए बुक बता दो। अभी आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, जब मैं आपको बताऊं तब आप देखना। बुक की आवश्यकता वर्तमान में आपको नहीं है। अच्छे छात्र के नाते पढ़िए आप। हाँ, 1853 का चार्टर। देखो भाई, 1853 का चार्टर बहुत विशेष माना जाएगा। इस अधिनियम के आने के बाद कंपनी का कार्य पूर्णतः प्रशासन की ओर कर दिया गया। इस सवाल पूछा जाता है कि किस अधिनियम के आने के बाद कंपनी का कार्य पूरी तरीके से प्रशासन का कर दिया गया। ठीक है, चलिए बात को समझना। कंपनी का कार्य पूर्णतः कंपनी का कार्य पूर्णतः प्रशासन करना कर दिया गया। प्रशासन करना कर दिया गया। कंपनी का कार्य क्या कर दिया गया? पूर्णतः प्रशासन करना कर दिया गया। ठीक है भैया, हिंदी की डलवाएं वनिश का। ठीक है, तो कंपनी बिकेम कंप्लीटली a administrative body, administrative body, administrative body. Company became completely a administrative body. ठीक है, चलिए। अब जैसा मैंने बताया, जो कंपनी का कार्य है, और कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका काम पूर्णतः क्या कर दिया गया? भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई। ठीक है, तो ये 1853 का चार्टर था। राइट, बहुत बेहतरीन। ये इसका पहला काम है। प्राची, फटाफट इसे लिखो। आपकी जो बात है उस पर एंड में बात की जाएगी। ठीक है, ध्यान से रखिए। अब हुआ क्या? अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी दो काम कर रही थी। अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये दो काम कर रही थी। ये ट्रेड भी कर रही थी, ठीक है, और ये व्यापार भी, प्रशासन भी कर रही थी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही थी। तो अब तक ना सिर्फ ये एडमिन में थी, बल्कि यह अभी व्यापार में भी थी। तो इन दोनों ही चीजों को क्या कर दिया जाता भाऊ? खल्लास। ठीक है, इसको मतलब दोनों को स्टार्ट था, अब ट्रेड को खत्म कर दिया गया। कह दिया गया कि अब सिर्फ तुम प्रशासन ही करोगे। क्या ये सही था? नहीं, ये सही नहीं था अंकित। ठीक है, ये बिल्कुल गलत था।
दरअसल ये कंपनी का काम कभी भी इस प्रकार से नहीं चलना चाहिए, बट ये कर दिया गया। क्यों? पैसे के लालच में ऐसा कर दिया गया। ऐसा क्या ही लालच था? देखो, जब प्रशासन होता है तो पावर, पैसा, सब कुछ आता है, लेकिन जब व्यापार होता है तो यह केवल आपको पैसे की पूर्ति कर सकता है, लेकिन प्रशासन की नहीं कर सकता। अब उसी चीज को सही करने के लिए 1853 के चार्टर में ही यह प्रावधान कर दिया गया। प्रावधान क्या था? प्रावधान? दरअसल प्रावधान ये कर दिया गया कि भारत में चले आ रहे जो एक निकाय हुआ करता था, जिसको हम बोलते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, याद आया? हाँ। तो उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ना, उसमें सदस्यों की संख्या 18 से घटा के 12 कर दी गई। मैंने बताया भारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? निदेशक मंडल। तो निदेशक मंडल जो था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, तो इसके सदस्यों की संख्या, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या चेंज करी गई है। कितनी चेंज करी गई वो समझिए। देखो, भारत में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 18 से घटाकर ठीक है, 24 थी ना बाबू पहले, 24 से घटाकर 24 बनाई गई थी पहले, तो 24 से घटाकर 18 कर दी गई। तो इसको रिड्यूस किया गया, राइट? इसको रिड्यूस किया गया। इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि भैया जी, जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिड्यूस फ्रॉम 24 टू 18, 24 से 18 तक रिड्यूस कर दिए गए, 24 से 18 वो भेज दिए गए, राइट? जी हाँ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जो बच्चे क्लास के अंदर उपस्थित हैं, तो इसमें आप बताएंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, यह इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? स्टैब्लिशमेंट, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है? जी हाँ। यश नाम का एक बच्चा है, अंकित नाम का एक बच्चा है, और ऐसे 2-4 बच्चे और भी हैं। ठीक है? बेटा यश, आपकी कौन सी क्लास है? और अंकित, आपकी कौन सी क्लास है? और पूजा, बिहार में कितनी जनजातियां हैं? क्या यह बिहार का टॉपिक चल रहा है? नहीं चल रहा। या तो क्लास के लास्ट के 5 मिनट में आप पूछेंगे समझदारी दिखाते हुए, या फिर आप किसी और क्लास में पूछेंगे जहां वो टॉपिक चल रहा है। ठीक है? मैं कम से कम आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप में एक आम मनुष्य जितना दिमाग तो होगा। बहुत बेहतरीन। और बात रही अंकित जैसे छात्रों की, यश जैसे छात्रों की, तो मैं चाहूंगा कि यश और अंकित आप बहुत जल्दी अपना सिलेक्शन लें, क्योंकि आपसे दिमाग और मस्तिष्क का प्रयोग किया जाना आपको बहुत भारी पड़ रहा है। ठीक है? कृपया उसका प्रयोग करें, हैं? चलिए, बाकी तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जल्दी नौकरी ले लें, ताकि आपको अपना दिमाग ज्यादा यूज ना करना पड़े, क्योंकि आप बहुत कम यूज कर रहे हैं उसका, है जी? चलो। अब यहाँ प्यार से इसको समझिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या कम क्यों कर दी गई थी। बाबू, दरअसल यह व्यापार संभालता था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था यह व्यापार संभालता था, और अब कंपनी का काम क्या कर दिया? केवल प्रशासन करना कर दिया गया। तो व्यापार तो इनका खत्म कर दिया गया है ना। अब जब व्यापारी खत्म कर दोगे तो व्यापारियों का क्या होगा? ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। अब बांस कम कर दिए तो बांसुरी कम हो जाएंगे, राइट? चलो। पंकज, बहुत बेहतरीन पंकज। अब जब, जैसा मैंने आपको बताया, जैसा आप आंसर भी कर रहे हैं कि इसकी स्थापना 1784 पिट्स एक्ट में हुई थी, बहुत बढ़िया। अब इसका आंसर ना तो यश ने दिया, ना अंकित ने, ना ये जो लड़की थी ये बार बार कमेंट करी थी इन्होंने, राइट? बहुत बेहतरीन। तो जिन्होंने आंसर दिया वो चीजों को समझ रहे हैं, जान पा रहे हैं, निश्चित तौर पर।
अब देखो जैसा मैंने बताया कि भाई कंपनी हो चुकी है पूरी तरीके से प्रशासन की ओर केंद्रित। ठीक है, चलो इसके बाद एक और यहां पर चीज की जाती है। बताइए सर क्या हुआ था, क्या होता है सर? देखो बाबू यहां पर एक बनाया जाता है ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। एक अखिल भारतीय विधायी परिषद बनाई गई। क्या बना बाबू? एक अखिल भारतीय विधायी परिषद। अखिल भारतीय विधायी परिषद बनाई गई। विधायी परिषद बनाई गई। तो अखिल भारतीय विधायी परिषद यहां पर बनाई जाती है। ठीक है, ओके। अब अखिल भारतीय विधायी परिषद का मतलब ही क्या होता है कि यह एक प्रकार की लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यह एक प्रकार की लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है सर जी। अब मैं जानना चाहूंगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल आखिरकार करती क्या है, क्या होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल की वर्किंग, मुझे बताओ प्लीज। इसके अंदर सदस्य कितने हैं जी? इसके अंदर 12 सदस्य हैं। इसमें सदस्य कितने हैं? इसमें 12 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो मुकेश बाबू कहां अच्छा लगा आपको? ठीक है, इसका कार्य क्या है वो बताइए। राइट, इसके बाद एक और चीज यहां पर क्रिएट होती है जो सामने आई हम सबके। क्या सामने आई कि सर जो बंगाल था ना, ये धीरे 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 बंगाल को छोड़ रहे थे। क्या छोड़ रहे थे? धीरे धीरे बंगाल को छोड़ रहे थे। अब इस वजह से बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। ठीक है, कि भाई इसका काम था कानून बनाना। दैट इज वेरी वेरी गुड। इसका काम था कानून बनाना। इसका काम था कानून बनाना। दैट इज वेरी गुड। इट्स वर्किंग वॉज टू मेक लॉज। इट्स वर्किंग वॉज टू मेक लॉज। इसका काम ही था कि ये कानून बनाए, मेक लॉज का काम था। ठीक है, यही इसकी वर्किंग थी। ठीक है, चलो अब जैसे मैंने बताया कि भाई बंगाल में धीरे धीरे छोड़ रहे थे क्योंकि दिल्ली की तरफ शिफ्ट होना चाह रहा है, धीरे धीरे अपनी कैपिटल वगैरह को बंगाल से हटाना चाह रहे हैं क्योंकि बंगाल के लोग बहुत ज्यादा जो है और मतलब अब टैक्स नहीं दे सकते हैं, उनका शोषण बहुत हो चुका है। तो ये चीज इसमें देखी गई। तो वो लोग वहां से पलायन करना चाहते हैं कहीं और। इस वजह से वो बंगाल में सिर्फ एक अधिकारी को रखना चाहते हैं, बाकी कार्य वह शिमला या दिल्ली से करना चाहते हैं पूरा। ठीक है, चलिए अब सीधी बात भैया है जी यहां पर ये है, सीधी बात भैया जी यहां पर ये है कि आपको यहां ये देखने को मिला कि बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बनाया गया। पद बनाया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बनाया गया। अब पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दैट टाइम वाज दैट। सर जी बंगाल का जो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो कौन था? सर उसका नाम था फ्रेडरिक हेलिडे। फ्रेडरिक हेलिडे। फ्रेडरिक हेलिडे। तो फ्रेडरिक हेलिडे यहां पर पद पर बैठा। बहुत बेहतरीन, नोट करो इसको। बात यहीं नहीं रुकी। बात यहीं नहीं रुकी। ठीक है, दूसरा क्या हुआ फिर यहां पर? देखो दूसरी बात यहां हुई। ठीक है, चलिए लोकेश मेरे भाई, मुझसे पॉलिटी पढ़ने के बाद आपको किसी से पॉलिटी नहीं पढ़नी है। हाँ, यदि आपके पास समय बहुत अधिक है तो आप देख सकते हैं, किसी से भी देख लीजिए और जानिए आपके लिए बेहतर क्या है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए पर्याप्त से कहीं अधिक है। लेकिन फिर भी अगर आपकी आंखों के सामने लोगों के द्वारा डाला गया एक झूठा पर्दा है तो उसमें ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना मैं। बस जब तक आपकी सोच विकसित नहीं हो जाती तब तक आपको समय लगेगा। जिस प्रकार से विकास को लग रहा है अभी क्लास के अंदर, जो लड़का विकास कुमार कमेंट कर रहा है, ठीक है, तो बड़े प्यार से आप समझिए, आगे बढ़िए हैं। अगला पॉइंट इसमें बनाइए। तो बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद इसलिए बनाया गया था ताकि बंगाल के अंदर अशांति ना फैले। ठीक है, बेहतरीन। अगला पॉइंटर बाबू इसमें ये लिखिए। अच्छा बाबू, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की हिंदी बाबू ये लिख रही
ये ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की हिंदी है जो नहीं समझ पा रहे। ठीक है, अगला पॉइंटर इसमें एक क्रिएट होता है, जो सिविल सेवा की परीक्षा भारत में होती थी उस परीक्षा के लिए प्रतियोगी आधार दिया गया। क्या दिया गया? प्रतियोगी आधार दिया गया। ठीक है जी हाँ, प्रतियोगी आधार दिया गया। समझिए प्रतियोगी आधार क्या होता है। ठीक है, सिविल सेवा की परीक्षाएं, सेवा की परीक्षाएं, परीक्षाएं प्रतियोगी आधार पर प्रारंभ कराई गई, प्रतियोगी आधार पर का शुरू कराई गई, आधार पर शुरू की गई। कब की गई थी? 1834। यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम स्टार्टेड ऑन, सिविल सर्विसेज एग्जाम स्टार्टेड ऑन, सिविल सर्विसेज एग्जाम स्टार्टेड, services exam started on competitive basis, प्रतियोगी आधार पर ये शुरू की गई है। एलजी का पूरा नाम, सचिन बेटा ये भी देख ले करो कभी कभी है जी। चलिए, अब सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं स्टार्ट की गई हैं, जैसा मैंने बताया 1834 में, तो एक किस समिति? मैकॉले समिति, मैकॉले समिति ने ऐसा कहा था। अरे ये तो वही मैकॉले है, हाँ जी ये वही मैकॉले है। मैकॉले समिति के आधार पर ऐसा किया गया था। कमेटी का नाम है मैकॉले कमेटी, मैकॉले कमेटी। और बड़ी बात यह है कि जो मैकॉले कमेटी को चलाने के लिए व्यक्ति यहां पर शामिल हुए थे, जो मैकॉले कमेटी को संभाल रहे थे, दरअसल उन व्यक्तियों के बारे में आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैकॉले कमेटी को लागू करने वाला व्यक्ति कौन था। इस समय जो हमारे भारत का गवर्नर जनरल था वो डलहौजी था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जनरल कौन था? डलहौजी, डलहौजी। स्पेलिंग DALHAUSIA, डलहौजी। ठीक है, 1834 में भी सॉरी 1854 है बेटा, ये 34 नहीं है, 1854 है। दैट्स नॉट 1834, इट इज 1854। दिस इज 1854। सर सिविल सर्विसेज की परीक्षा कब शुरू की गई थी? 1854 में प्रतियोगी आधार पर शुरू परीक्षाएं। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले केवल क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति सिविल सेवा में डायरेक्टली अपॉइंट हो जाएगा। बताइए समझ में? जी हाँ। प्रिंट ले सकते हैं लोकेश उसका। क्या आप बात को समझ पाए बाबू? शाबाश। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दोबारा बता दीजिए। बच्चे क्या नाम है इसका? निकल गया, अच्छा अरुण, अरुण था, अच्छा अरुण मेरे भाई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम होता था व्यापार को संभालना। उसमें पहले 24 सदस्य थे। अब कंपनी का काम प्रशासन करना हो गया, व्यापार उन्हें कम करना है, जिस वजह से जो सदस्यों की संख्या 24 थी वो घटाकर 18 कर दी गई। दूसरा बच्चा सर सिविल सर्विसेज का पॉइंट समझ में नहीं आया। अब तक जो सिविल सेवा परीक्षा होती थी वो अपॉइंटमेंट बेसिस पर होती थी कि भारत का गवर्नर जनरल जिसको चाहेगा उसको सिविल सेवा अधिकारी बना देगा, इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर बना देगा। बट यहां पर यह कहा गया कि अब आपको पेपर देना होगा। बट पेपर कहां होता था? लंदन में पेपर होता था। परीक्षा का आयोजन कहां होता था? लंदन में होता था। कोई और दिक्कत है तो बताइए। पहली बार सिविल सेवा परीक्षा को निकालने वाले व्यक्ति का नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर था। 1863 में उन्होंने इस परीक्षा को निकाला था। नोट करिए और फटाफट बताइए। नोट्स कैसे बनाएं? जो लिखा हुआ है भाई अपनी नोटबुक में लिख लो। तो डायरेक्ट किस आधार पे होता था? कोई आधार नहीं, सड़क से उठा के स्टार बनाते थे। हाँ, जैसा कि अभी होमगार्ड में हो रहा है।
एलजी का पद क्यों बनाया गया था? ताकि बंगाल हाथ से फिसल ना जाए। क्या इंडियन भाग ले सकते थे? ले सकते थे, लेकिन इंडियंस को लंदन जाना पड़ता। लिया भी था सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1863 में, इस परीक्षा को निकाला भी था। बहुत बेहतरीन, परफेक्ट, वेरी गुड। अगला पॉइंटर। अब मैं, है ना, यहां समझना, नोटबुक साइड में रखो, पहले बात समझो। अब हुआ यह कि 1853 एक्ट के बाद, 1853 चार्टर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल प्रशासन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल प्रशासन किया, ने केवल प्रशासन किया, केवल प्रशासन किया। अब बात बात अभी पेन पेन वैन एक तरफ रख दो, पहले बात को ध्यान से समझो। अरे यार, तुम ये नहीं देख पा रहे हैं? बहुत छोटे ही बात करते हो तुम। सत्येंद्र नाथ टैगोर, मतलब बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है आप 5वीं या 6ठी कक्षा में पढ़ते हैं। प्रथम सिविल सेवा अधिकारी रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं ये। अपेक्षा करता था कि आप अच्छे छात्रों में से होंगे। हाँ कोई बात नहीं। अब देखिए, बात को समझिए। 1853 चार्टर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल प्रशासन किया। ठीक है जी हाँ। अब जैसे आप हैं, अगर मैं सचिन तेंदुलकर को यह बोलता हूं कि सचिन भाई, सचिन तेंदुलकर को अगर मैंने बोला कि सचिन तेंदुलकर जी, क्या आप चेस खेलेंगे मेरे साथ, या क्या आप चेस के कोच बन जाएंगे? कि मैं सचिन से जाके कहूं कि सचिन जी, क्या आप चेस के कोच बन जाएंगे? दूसरा, मैं कहीं जाके ये कहूं, ये पहली टाइप होगा, टाइप ए। और मैं विश्वनाथन आनंदन से ये कहूं कि क्या आप फुटबॉल सिखा देंगे, क्या आप फुटबॉल कोच बन जाएंगे? क्या ये सही होगा? नहीं, ये गलत होगा। राजीव, तो अगर मैं विश्वनाथन आनंद जी से कहूं क्या आप मेरे लिए फुटबॉल कोच बन जाएंगे, तो क्या होगा? देखिए, दूसरा है टाइप बी। टाइप बी में मैं आपको कहूं कि अगर हम कहते हैं कि थला, थला फॉर ए रीजन, ठीक है, थला को तो जानते ही आप, कि अगर मैं थला जी से कहूं कि क्या आप कोच बनना पसंद करेंगे, क्रिकेट के कोच, तो शायद ये कहीं ना कहीं क्रिकेट के कोच अच्छे बन जाएंगे। अगर मैं टाइप बी के अंदर ये कहूं विश्वनाथन आनंद जी से कि क्या आप चेस के कोच बन जाएंगे, तो ये भी अच्छा होगा। तो इसमें कौन सी स्टेज अच्छी रहेगी? जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई कितने थे? 14 भाई बहन थे भाई ये लोग, 14। रौला था इनका, पूरी मोहल्ले में जब क्रिकेट होता था तो इनका अलग ही डंका बजता था। यहां ध्यान दे लो तुम, ठीक है। इसमें से कौन सा केस सही रहेगा, बताओ? अल्लाह को मत छेड़ो, ठीक है। चलिए, विश्वनाथन आनंद जी कौन है? अरे बहुत बड़े चेस मास्टर हैं, पहले ग्रैंड मास्टर भारत के। 1991 में इनको राजीव गांधी रत्न भी मिला था। थला कौन है? थला को नहीं जानते तुम? थला को नहीं जानता और निया को नहीं जानता, ठीक। ठीक है, तो इसमें से कौन सा केस अच्छा रहेगा? बी केस अच्छा रहेगा। अच्छा, अनिकेत मैं जरूर आऊंगा शांति निकेतन, ठीक है। पूरा नाम क्या है किसका? थला का? वी आनंद विश्वनाथन आनंद भाई। थला का? अबे एम एस धोनी। अच्छा, तो टाइप बी जो होगा वो ज्यादा सही होगा, राइट? क्योंकि टाइप ए के अंदर क्या है कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का कोच बनना चाहिए, विश्वनाथन आनंद को फुटबॉल का। अगर ये अपने फील्ड में काम नहीं करेंगे तो ये फेल हो जाएंगे, राइट? बहुत बढ़िया। तो यहां से हमें पता लगा कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे, राइट? जी हाँ। तो ये आपने सुना कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे, आपको ये पता लग गया यहां पर। जी हाँ। अब ऐसी परिस्थिति में अगर हम देखते हैं तो यहां पर जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल प्रशासन किया। क्या
कोई भी कंपनी प्रशासन के लिए बनी हुई थी? नहीं, यह कंपनी प्रशासन के लिए नहीं बनी थी। इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव यह था कि किस प्रकार से व्यापार को अच्छा किया जाए। तो यह कंपनी केवल और केवल व्यापार के लिए बनी थी, ना कि प्रशासन के लिए। कंपनी केवल व्यापार कर सकती थी, कंपनी व्यापार में निपुण थी, व्यापार में निपुण थी, यानी अच्छी थी, परंतु प्रशासन में परंतु प्रशासन परंतु प्रशासन में परंतु प्रशासन में इसने कई प्रकार के गलत प्रभाव डाले, इसने कई गलतियां की, कई गलतियां की जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं, प्रभाव उत्पन्न करती हैं, उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो यहां कंपनी व्यापार में निपुण थी, परंतु प्रशासन में इसने कई सारे परंतु निपुण थी, परंतु प्रशासन में इसने कई गलतियां की जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन। कंपनी वॉज गुड। कंपनी कैन ओनली मैनेज ट्रेड। ठीक है, मेक मिस्टेक्स, मेक पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन इंडिया। ठीक है, चलिए, मेक पॉलिटिकल इम्पैक्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा किया गया भैया। अब ये तो बहुत दिक्कत की बात थी। ठीक है, ये बहुत दिक्कत की बात थी, किस प्रकार से प्रभाव खराब कर दिया, पूरा मैटर खराब हो गया। तो ऐसी परिस्थिति की वजह से भारत में अलग अलग प्रकार के प्रभाव पड़े। इसी का एक जो मेजर रिजल्ट है वो 1857 की क्रांति था। इसी का एक दीर्घकालीन प्रभाव, इसी का एक दीर्घकालीन प्रभाव 1857 की क्रांति था। इट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट was 1857 revolution, a revolution। इसी का जो प्रभाव था वो 1857 की क्रांति था। बताइए समझ में? इसी का प्रभाव क्या था बाबू? वो 1857 की क्रांति था। दैट इज परफेक्ट। 1857 की क्रांति के बाद ही 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद ठीक है, बाद 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन खत्म हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समाप्त हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समाप्त हुआ तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के समाप्त होने के बाद ब्रिटेन सरकार का प्रशासन शुरू हो जाता है। समाप्त हुआ तथा ब्रिटेन का प्रत्यक्ष प्रशासन शुरू हुआ। ब्रिटिश प्रत्यक्ष प्रशासन शुरू हुआ। प्रशासन शुरू हुआ। ठीक है, चलो। आफ्टर 1857 रिवॉल्यूशन
1857 revolution, East India Company administration was abolished. After 1857 revolution, East India Company administration was abolished and British direct administration was started. British direct administration was started. क्राउन रूल आ गया. इसको क्या कहा जाता है बाबू? इसको क्राउन रूल कहा जाता है. अब आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे. क्राउन रूल क्या है? 1857 की क्रांति में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? एक सागर को यही नहीं पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या. सागर बेटा पहली क्लास देखो. दूसरा, सामाजिक आर्थिक प्रभाव कौन कौन से थे? 1857 की क्रांति में क्या क्या हुआ? दरअसल जो आपके मन के डाउट हैं ये बताए जाते हैं आधुनिक भारत में. तो जब मैं आपको आधुनिक भारत पढ़ाऊंगा उसके अंतर्गत मैं इनकी चर्चा करूंगा. अभी के लिए आप कम से कम इतना याद रखें कि यहां 1857 की क्रांति हुई, जिस क्रांति की वजह से भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, क्राउन रूल स्टार्ट हुआ. और उसके बाद हम पढ़ते हैं पहला क्राउन रूल 1858. ये वाला पेज अगर आप नोट करना चाहें तो आपकी इच्छा है, यह एक ऑप्शनल नोट होगा कि अगर आप नोट करना भी चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते आप ना करें. चलिए फटाफट बताइए. हाँ, जो मुझसे अब से पहले पढ़े हैं वो इस बारे में जानते हैं. ठीक है. नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है. अब बहुत बार नहीं हुआ सिलेक्शन, अब सिर्फ सिलेक्शन अच्छा लगता है. वाह क्या बात है. नोट कर लिए? अंजेश नाम का छात्र है. लड़के का ध्यान मैच की तरफ ज्यादा आकर्षित है. अद्भुत, अविश्वसनीय. आप इस बात को समझ पाए जो मैं आपको बताना चाहता था? पहला विधि आयोग कब आया? 1834 में आया. इंद्रेश, आपके सवाल का जो जवाब होगा वो 1611 सूरत होगा, लेकिन वहां 1611 मसूलीपट्टनम होगा, लेकिन वहां फेलियर प्राप्त करने के बाद 1613 में ये सूरत में अपनी फैक्ट्री खोल पाते हैं. नितिन, इस बार आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता. मूल विधि की क्लास 14 तारीख से या 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी. तराइन का युद्ध के बारे में एक बच्चा पूछ रहा है, तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 में हुआ था यादव जी. ठीक है. चलिए, एक बच्चा कह रहा है कि सर आपको इतनी सारी बातें आती हैं, आपको घमंड नहीं होता? पीयूष और बाकी बच्चे जिसने सवाल पूछा है, मैंने एक उम्र खर्च की है इस पर. ठीक है, तो मुझे समय लगा है. एक तरफ फालतू टाइम वेस्ट मत किया करे. वाह पीयूष वाह. पढ़ने पे ध्यान दो पीयूष. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. ठीक है. और पीयूष आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं बाबू 2x पे लगा के, है ना. चलिए, तो बहुत बढ़िया तरीके से चीजें रही. आज की क्लास आपकी यहीं तक होगी. दरअसल थोड़ा ऑफलाइन में क्लास होने की वजह से मुझे ये क्लास यहाँ छोड़नी पड़ेगी. कल की क्लास को मैं थोड़ा स्ट्रेच कर दूंगा. कल की क्लास 1 घंटा 5 मिनट की रहेगी या 10 मिनट की रहेगी. ठीक है, तो ये अपना समय है, तो इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है, पर टेंशन मत लीजिएगा. चीजें बहुत अच्छी आपके लिए है. कोई भी डाउट होता है आप हमसे पूछ सकते हैं. राइट, दोबारा से आपसे दोबारा बहुत जल्दी मुलाकात हो गई. ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम. अच्छे से पढ़िए. ठीक है.